Good morning to one and all, my dear students. Now I am going to start the next content of the path to modernization, which is China. My dear students, we will see the thinkers of China. In this session, I shall explain about the thinkers of China. We will see the different revolutionary parties which played a very important role in the fate of China. How the political parties and persons played a very important role for the achievement for the establishment of republic in the China. My dear students, I am going to start with this paragraph. The modern history of China has revolved around the question of how to regain sovereignty and the humiliation of foreign occupation and bring about equality and development. प्यारे बच्चों, चीन का जो आधुनिक इतिहास वो हमें संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता और विकास के मायने, उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उसके चारों ओर घूमता है. This is the modern history of China, from where we can learn about the regaining of sovereignty. We can also learn about the end of humiliation of foreign occupation, and we will see how they achieve the equality and development. We all that things can learn through the modern history of China. Dear students, Chinese debates were marked by the view of three groups. चीनी बहसों की अगर हम बात करें तो चीनी बहस तीन समूहों के नज़रिए से झलकते हैं. वो तीन कौन से चीज़ें थी, कौन से तीन ऐसे ग्रुप थे, उनको अब हम देखेंगे. The early reformers such as Kong Youvel or Liang Qichao tried to use traditional ideas in new and different ways to meet the challenges posed by the West. बच्चों, जो हम तीन ग्रुप की बात कर रहे हैं उनमें फर्स्ट ग्रुप था या फर्स्ट जो रिफॉर्मर्स के तौर पर अगर हम बात करें तो वो थे लियांग किचाओ या कॉन्ग येवेल. ओके, वो क्या कहते हैं कि ये जो आरंभिक सुधारकों के तौर पर, रिफॉर्मर्स के तौर पर देखे जाते हैं, वे उनका मानना है कि पश्चिम की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करना. ओके, जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ है उसे नए, न्यू और डिफरेंट वेज में इस्तेमाल करने की कोशिश की. सेकेंड, रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरीज सच एज सन यात सेन, the first president of republic, were inspired by ideas from Japan and the West. बच्चों, जो दूसरे गणतंत्र के पहले, दूसरा कारण है कि गणतंत्र के जो पहले राष्ट्राध्यक्ष बने थे सन यात सेन बने थे. ठीक है, ये याद रखना है. इन जैसे महान गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे. थर्ड, अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. बेटा, ये तीसरा ग्रुप था जो चीन की आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण रोल निभाता रहा. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, wanted to end as old inequalities and drive out the foreigners. ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी वो युगों युगों से चली आ रही जो असमानताएं थी उनको खत्म करने और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी. तो ये तीन ग्रुप ऐसे थे. दिस थ्री ग्रुप्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड चाइनीज डिबेट्स वर मार्क्ड बाय द व्यूज ऑफ थ्री ग्रुप्स. हमने देखा लियांग किचाओ हु ट्राइड टू यूज ट्रेडिशनल आइडियाज इन न्यू एंड डिफरेंट वेज. ओके, जो चाइना, जो वेस्टर्न के साइड से जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उसको ट्रेडिशनल आइडियाज़ के
का उपयोग करते हुए, न्यू और डिफरेंट वेज में उसको यूज़ करते हुए उन चैलेंजेस को फेस करना। सेकंड थे सन यात सेन, was the first president of republic, and they were inspired by the ideas of Japan and the West. And third one was Chinese Communist Party, who wanted to end age old inequalities and drive out the foreigners. विदेशियों को वो खदेड़ देना चाहते थे। The beginning of modern China can be traced to its first encounter with the West in the 16th and 17th century, when Jesuit missionaries introduced Western sciences such as astronomy and mathematics. बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसके थ्रू आप ये समझे कि किस तरह आधुनिक चीन की जो शुरुआत है वो होती है। बच्चों, आधुनिक चीन की या मॉडर्न चाइना की जो शुरुआत है वो 16 और 17 सेंचुरी में वेस्टर्न साइड से या पश्चिम के साथ उनका पहला सामना होने के समय से मानी जाती है। वो पहला सामना कब होता है? जब जेसुइट मिशनरीज ने खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स जैसे वेस्टर्न साइंस को वहाँ पहुँचाया चाइना में। इनकी शुरुआत तब से मानी जाती है। लिमिटेड दो its immediate impact was, it set in motion events that gathered momentum in the 19th century when Britain used force to expand its lucrative trade in opium, leading to the first opium war 1839 to 42। बच्चों, इसका जो तात्कालिक असर तो काफ़ी लिमिटेड था, सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, उस परिणाम की उनके चीज़ों की जो शुरुआत हो चुकी थी, जिन्होंने 19th सेंचुरी में और तेजी पकड़ ली। ये कब हुआ? जब ब्रिटेन जो है अफीम का व्यापार करता था, ओपियम का। तो जब ब्रिटेन ने ओपियम के फ़ायदेमंद ट्रेड को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, तब इसके असर दिखना शुरू हो चुके थे। और इसी के चलते फर्स्ट जो ओपियम वार था वो 1839 से 1942 के बीच होता है। ठीक है, 1839 to 42 and this undermined the ruling Qing dynasty and strengthened demands for reform and change। इसने जो सत्ताधारी क्विंग डायनेस्टी थी बेटा, उसको कमज़ोर कर दिया, है ना। और साथ ही जितने सुधार करने थे, जो बदलाव लाने चाहते थे, उनकी डिमांड भी अब तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी। बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओपियम वार के बारे में इससे पूछा जाता है, और जो चाइना में मॉडर्न साइंस की जो शुरुआत हुई वो कब से और कौन सी चीज़ों के द्वारा की गई, किन्होंने इस एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को यानी वेस्टर्न साइंस को चाइना पहुंचाया, यह इम्पॉर्टेंट है। और इन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरह से नज़र आया, वो हमने देखा कि ब्रिटेन जो था ओपियम ट्रेड कर रहा था। ओपियम ट्रेड के फ़ायदेमंद व्यवहार की वजह से उसने क्या किया, उसने अपनी सेना का इस्तेमाल किया और ब्रिटेन के साथ जो है वो फर्स्ट ओपियम वॉर भी कंडक्ट हुआ 1839 से 1942 के बीच में। और इसमें क्विंग डायनेस्टी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, और उसके कमज़ोर होने के साथ साथ जो रिफॉर्मेशंस थे और जो चेंजेस आने थे, उसकी डिमांड भी अब बढ़ रही थी। बेटा, ये आपकी बुक में है, पेज नंबर 242 में आप देख सकते हैं। ये ओपियम वार से रिलेटेड है, इमेज आपके इसमें, तो ओपियम ट्रेड, इसमें चीनी उत्पाद जो हैं उनके बारे में बतलाया गया है। आप इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। किंग रिफॉर्मर्स सच एज कॉन्ग योई and Liang Qichao
realized the need to strengthen the system and initiated policies to build a modern administrative system. बच्चों, कॉन्ग योई और लियांग किचाओ जैसे जो क्विंग सुधारक थे, उन्होंने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत को महसूस किया और एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्लान किया। एक न्यू आर्मी को, एक नई सेना को, एक न्यू एजुकेशनल सिस्टम को सेटअप करने के लिए कुछ नीतियां बनाई। ओके, एंड सेटअप लोकल असेंबलीज टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए भी स्थानीय विधायकों का गठन किया गया। ओके, लोकल असेंबली टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड दे शॉ द नीड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कोलोनाइजेशन। बच्चों, वे चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत भी महसूस कर रहे थे, इसलिए वे खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए लोकल असेंबलीज को सेटअप कर रहे थे, उसका सेटअप तैयार कर रहे थे। लियांग किचाओ एंड कांग योई प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हु आर द किंग रिफॉर्मर्स एंड दे रियलाइज्ड need to strengthen the system. They also realized that to build a modern administrative system, they also realized about the formation of a new army, the formation of an educational system. Okay, so that we can understand what was the role of king reformers like Kong Kyoi and Liang Qichao. The negative example of colonized countries worked powerfully on Chinese thinker. बच्चों, उपनिवेश बनाए गए देशों के कुछ ऐसे नेगेटिव एग्जाम्पल्स थे, नकारात्मक उदाहरण थे, जिन्होंने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। ठीक है, हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझाने की कोशिश करेंगे जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। 18th सेंचुरी में पोलैंड का बंटवारा हुआ था, जो काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी बहुचर्चित उदाहरण था। यहाँ तक कि 1890s के डिकेड में जो पोलैंड शब्द के इस्तेमाल जो क्रिया के रूप में किया जाने लगा था, बोलान ऊ का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का भी उदाहरण हमारे सामने है। जो एक विचारक थे लियांग किचाओ, उनका मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन वेस्टर्न का जो अपोज है, या चीन जो है पश्चिम का विरोध कर पाएगा। अगर हम में एक राष्ट्र की जागरूकता नहीं आई तो हम वेस्टर्न साइड से आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे। 1903 में, ठीक है, लियांग किचाओ ने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश से नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत बड़ी बात लिखा लियांग किचाओ ने कि भारत देश किसी और देश से नहीं बल्कि एकमात्र कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लियांग किचाओ ने अपने लोगों को ये सब चीज़ें जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए इस सब चीज़ को लिखा। उसने कहा कि अगर हम में राष्ट्र की जागरूकता नहीं आई तो हम वेस्टर्न्स, यानी कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जो कॉलोनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रही थी, उनके द्वारा दी गई समस्याओं को हम उनका सामना नहीं कर सकेंगे। ही क्रिटिसाइज्ड इंडियंस, लियांग किचाओ criticized Indians for being cruel to their own people and subservient to the British. बच्चों, लियांग किचाओ ने हिंदुस्तानियों की आलोचना की। वो इसलिए किया कि हिंदुस्तानी होते हुए भी लोग अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और वो ब्रिटिशर्स की ताबेदारी कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और
अंग्रेजों के गुलाम होते हुए अपने लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं, इस बात की लियांग किचाओ ने काफ़ी आलोचना की। Such argument carried a powerful appeal as ordinary Chinese could see that the British used Indian soldiers in their wars on China. उनके तर्कों में आम आदमी, जो लियांग किचाओ ने जो तर्क दिए थे बेटा, उनके तर्कों ने आम आदमी को बड़ा प्रभावित किया, आकर्षित किया, क्योंकि चीनी भी देख रहे थे। चीनी देखते थे कि जो ब्रिटेन है, जो चाइना के साथ युद्ध में लगा हुआ है, वो इंडियन सोल्जर्स का, भारतीय जवानों का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि किसी ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का ज़बरदस्त शोषण किया। ये चाइनीज़ थिंकर, ये क्विंग थिंकर्स अपने लोगों को ये बात समझा रहे थे कि हमें राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद की जो जागरूकता, राष्ट्रीयता की के प्रति जागरूकता है, वो लाना अत्यंत आवश्यक है। Above all, many felt that traditional ways of thinking had to be changed. Confucianism, बच्चों, इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है, और इसी में कन्फ्यूशियसवाद चीन में एक प्रमुख विचारधारा के रूप में उभरी। ये कन्फ्यूशियनिज्म क्या था, ये क्या विचारधारा थी, उसको भी समझ लेते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस एंड हिज डिसिपल्स, was concerned with good conduct, practical wisdom and proper social relationship. बच्चों, यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उसके जो अनुयायी थे उनकी शिक्षा से विकसित की गई है। इसका दायरा था अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का निर्वहन करना। गुड कंडक्ट, practical wisdom and proper social relationship. It influenced the Chinese attitude towards life. इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया। Provided social standards and laid the basis for political theories and institutions. इसने लोगों के मन में जीवन के प्रति जो रवैया है वो बदल दिया, एक सोशल स्टैंडर्ड, सामाजिक मानक दिए, एंड लेड द बेसिस फॉर पॉलिटिकल थ्योरीज एंड इंस्टीट्यूशंस। चीनियों को राजनीतिक सोच प्रदान की, संगठन, इंस्टीट्यूशंस को आधार प्रदान किया। तो ये कन्फ्यूशियस के द्वारा जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी टीचिंग थी, उसका इम्पैक्ट लोगों के बीच में बढ़ना शुरू हो चुका था। टू ट्रेन पीपल इन मॉडर्न सब्जेक्ट, students sent to study in Japan, Britain and France and bring back new ideas. बच्चों, लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को जापान भेजा गया, ब्रिटेन भेजा गया, फ्रांस भेजा गया, पढ़ने के लिए भेजा गया, और वे वहाँ से नए विचार सीख कर वापस आए। 1890 के डिकेड में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। ठीक है, 1890s, many Chinese students went to Japan in the 1890s. They not only brought back new ideas but many became leading Republicans. बच्चों, वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने के लिए भी उन्होंने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है। चीन ने जापान से, बच्चों यह ध्यान देना है, द चाइनीज बोरोड इवन जापानीज ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन वर्ड्स सच एज जस्टिस, राइट्स एंड रिवोल्यूशन बिकॉज दे यूज द सेम आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट, अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। बच्चों, चूंकि दोनों की चित्रलिपि जो है बेटा एक ही है, तो चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और जो क्रांति के जो यूरोपीय थॉट्स थे उनके जापानी अनुवाद लिए, और यह एक तरह से जो पारंपरिक संबंधों का उलट जाना ही था। ठीक है,
हमने देखा था ना कि जापान में लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो चाइना से प्रभावित है। लेकिन जब वहाँ पर न्यू थिंकर्स आए, जो रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने देखा कि हम चाइना से पहले भी जापान का अपना एक इतिहास रहा है, तो लोगों ने अपनी हिस्ट्री को जाना। तो लोगों के मन में तो यही था कि जापान जो है चाइना से ले रहा है। लेकिन आज की यह स्थिति देखिए लगभग उलट चुकी थी कि चीन जापान से कई बिंदुओं पर, कई मुद्दों पर उनसे सामग्रियां ले रहा था। मतलब न्याय, अधिकार और क्रांति से संबंधित जो विचार थे उनका जापानी अनुवाद चाइना के द्वारा लिया जाता है। In 1905, just after the Russia-Japanese War, the centuries-old Chinese examination system that gave candidates entry into the elite ruling class was abolished. 1905 में रूस और जापानी युद्ध होता है ना बेटा। एक ऐसा युद्ध था जो चीन की ज़मीन पर लड़ा गया था। रूस और जापान आपस में कहाँ लड़े थे? चीन की ज़मीन पर। और किसके लिए लड़े थे? चीन के इलाके पे अपना कब्जा करने के लिए। चीन में लड़ रहे हैं रूस और जापान, चीन की ज़मीन पर कब्जा करने। तो इस रूस और जापान के युद्ध के बाद जो सदियों पुरानी वहाँ पर एक एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस हुआ करती थी बेटा, चाइनीज़ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो था वो समाप्त कर दिया गया। इस चाइनीज़ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के तहत क्या होता था? जो कैंडिडेट्स होते थे वो अभिजात वर्ग में, एलिट रूलिंग क्लास में दाखिला दिलाने का काम करती थी। ठीक, तो ये जो चाइनीज़ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था उसको एबोलिश, समाप्त कर दिया गया था। तो बच्चों, चाइना के बारे में शुरुआती इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।